अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाइश का जवाब वो आसमानी सहीफों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी पढ़ने पर मजबूर कर देगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सांप। गुफ्तगू के आगाज में उसने पहले ही फिक्रे से अपने दोस्त नसार करमानी को हैरत में डाल दिया था। नसार करमानी के चेहरे पर हैरानी बिखरी हुई थी। उसने कहा कि मैं हर बात देर से समझने का आदी हूँ। मुझे तुम्हारी कम अक्ली का अंदाज़ा है, यही वजह है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ कहते हुए कतराता हूँ। तुम्हारा मेरा साथ तो बस पीने पिलाने का है। इल्मी बहस या कोई जहानत की बात तुमसे करने का मतलब पत्थर से सर टकराना है। बात चौंका गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गई थी, इसलिए दोबारा तो कहनी ही पड़ेगी। सुनो, मैं सांप हूँ, सांप, और मेरी रगों में मेरे जिस जद्दे आला का खून गर्दिश कर रहा है वो नाग है, इसलिए मैं नाग की औलाद हूँ। ये कोई अस्तारा नहीं है और ना ही मैं अपने बाप को सांप से तशबीह दे रहा हूँ। प्रोफेसर, बात अब भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। नसार करमानी ने गिलास में बची हुई शराब हलक से नीचे उतारते हुए कहा। राहील यूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन उसके दोस्त उसे प्रोफेसर राहील ही कहते थे। शराब ज़र्फ और अकल का इम्तहान लेती है। तीसरे जाम के बाद यकीनन तुम्हारी अकल कूच कर गई है। लेकिन प्रोफेसर राहील, तुम्हारा पांचवा जाम भी खाली होने वाला है, नसार ने कहा, और पांचवें जाम के बाद कोई भी शख्स खुद को सांप तो क्या लाल बेग की औलाद भी कह सकता है। लिहाजा बेहतर है कि अब हम लोग उठ जाएं, और भूख भी लग रही है। खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है। प्रोफेसर ने नसार करमानी का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, मैं नशे में नहीं हूँ। अभी 2-3 जाम मैं मज़े से पी सकता हूँ, इसलिए कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा वो एक अटल हकीकत है। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं सांप की औलाद हूँ। वो चांदनी रात मेरे हवास पर छाई हुई है। सदियों पहले की वो चांदनी रात जब मेरे कबीले का चंद सांपों ने इंसानी जून इख्तियार करने का फैसला किया था। उन सांपों की तादाद बहुत महदूद थी जो चांद की 14 तारीख को सांप से इंसान बन गए। तुम कहते रहो प्रोफेसर, यकीन करना या ना करना मेरे इख्तियार में है। तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम गायब दिमाग आदमी हो। तुम्हारे खून में मिलावट है। तुम्हारी नस्ल मालूम नहीं कितनी बार करास हुई है, इसलिए तुम्हारी रगों में ना तो अपने जद्दे आला का खून दौड़ रहा है और ना याददाश्त के खानों में माजी बईद की यादें पोशीदा हैं। मेरे जहन के नखा खाने में माजी की यादों से आबाद हैं, इसलिए मैं आंखें बंद करते ही माजी में पहुंच जाता हूं। मेरे तस्वर की आंख की रसाई दूर दूर तक है। प्रोफेसर ने आंखों पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर, तुम आंखें बंद नहीं कर सकते। हाँ, सांप पलक नहीं झपक सकता और मैं भी आंखें खुली रखकर ही सोता हूँ। पैदाइश से कबल आपकी आंखों की नशूदो नमा में कोई कसर रह गई है शायद, और मेरा ख्याल है कि एक मामूली से ऑपरेशन से तुम्हारी आंखें बंद होने लगेंगी। मैं आंखें बंद करने पर तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं खुली आंखों से देख लेता हूँ मुमकिन है कि मेरी बंद आंखों की रसाई वहाँ तक ना हो सके। मैंने खुली आंखों से जो भी ख्वाब देखा वो सच्चा था। मैंने अपनी महबूबा को अनगिनत बार देखा है। मेरी खुली आंखें जो ख्वाब मुझे दिखाती हैं वो सच्चे होते हैं। मैंने अपने सरू कद नाजुक और हसीन महबूबा को हर ख्वाब में देखा और वह मेरे लिए सरगर्दा है और मैं उसे सदियों से तलाश कर रहा हूँ। प्रोफेसर, हम लोग मुसलमान हैं। और फिर बिल्कुल ठीक कहा तुमने। प्रोफेसर ने नसार करमानी की बात कथा करते हुए कहा, वाकई मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ज़्यादा दुरुस्त ये है कि मैं इंसान की जून में एक मुसलमान घर में पैदा हुआ। तसलसल हयात का यह करिश्मा है कि मैं पैदा हो रहा हूँ, मर रहा हूँ और पैदा हो रहा हूँ। मालूम नहीं कितनी सदियों से ये अमल जारी है। ये क्या बात हुई? और नसार करमानी ने हैरत से कहा, यही असल बात है। और प्रोफेसर राहील मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा,
तुम तलबा को तारीख पढ़ाते हो और तुम्हें मालूम तारीख के मुसाफिर हो। मैं नामालूम तारीख में भी सफ़र करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि नामालूम तारीख के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे जद्द आला के बारे में क्या क्या क़यास किया जाता है और क्या कुछ कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम देव मालाएँ, तमाम सहीफ़े, तमाम मजहबी कुतुब में मेरा जिक्र है। हकायात और रवायात में कहीं ना कहीं मैं नज़र आता हूँ। इंसानी तारीख़ जितनी कदीम है उतनी ही कदीम मेरी तारीख़ है। चलो मान लेता हूँ प्रोफेसर कि मैं इस बाब का बिल्कुल कोरा हूँ, मेरी मालूमात सिफर से आगे नहीं, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो उसे भी दिमाग तस्लीम नहीं करता। तुम क्या नसार करमानी और तुम्हारा दिमाग क्या? प्रोफेसर ने तंज़ी अंदाज में कहा। मैंने कब कहा है कि तुम जैसे लोग मेरी ज़ात के बारे में गौर करें, कोई राय दें, और वो लोग जिन्हें अपनी ज़ात का इरफान नहीं, वो मेरी ज़ात के बारे में कैसे गौर कर सकते हैं? कौन नहीं जानता कि अव्वलीन इल्म अपनी ज़ात को जानने के इल्म को कहा जाता है। जो अपने बारे में कुछ नहीं जानता वो दूसरों के बारे में राय कैसे दे सकता है? मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ, हालांकि तुम जैसे आँख के अंधे और कान के बहरे तारीख दानों ने मेरी तारीख पर हज़ारों पर्दे डालने की कोशिशें की हैं, उसके बावजूद भी मैंने खुद को शिनाख्त कर लिया। अरफान ज़ात की बात पहले मुझे कह लेने दो, प्रोफेसर राहील ने नसार करमानी की बात कता करते हुए कहा। जब मुझे अपनी ज़ात का इरफान हुआ उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। मैंने 8 साल की उम्र में अपनी ज़ात के हवाले से माजी में झांकना शुरू कर दिया। चंद बरसों में ही मेरी यादाश्त के नहा खाने रोशन होने लगे और मैं तसव्वुर की आंख से हज़ारों साल पर मुहीत तारीख पढ़ने लगा। फिर मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि मैं जान गया कि मैं इंसान की नहीं, इंसान के रूप में सांप की औलाद हूँ। प्रोफेसर और नसार करमानी ने कदरे तेज़ आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल है कि हम किसी और नशस्त में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मुमकिन है कि इस वक्त तक मेरा जहन आपको नाग की औलाद मान लेने पर आमादा हो जाए। जिस जहन में हज़ारों साल से कूड़ा क्रिकेट भरा जा रहा है उसमें अक्ल व दानिश के गुलाब नहीं खिल सकते। चलिए मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ, नसार करमानी ने गुफ्तगू ख़त्म करने के मूड में कहा। नहीं, तुम गलत समझे, मैं तुम्हारा जहन साफ करना चाहता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। मैं तुम्हारे ख्वाबीदा शऊर को बेदार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यह अदराक हो जाए कि मेरे जद्दे आला नाग मालूम तारीख ही नहीं, नामालूम तारीख में भी इंसानों से अफजल रहा है। इंसान उसे पूजते रहे हैं, वो देवता रहा है, और नामालूम तारीख जो ज़मीन की तहों में दफन है उस अमर की गवाह है कि नाग देवता की परस्तिश और पूजा तमाम देवताओं से ज़्यादा की जाती रही है और आज भी की जा रही है। नाग पंछी का त्यौहार मेरी अजमत का गवाह है और उस त्यौहार के बारे में तुमने ज़रूर पढ़ा होगा। क्या तुम नहीं जानते कि उस त्यौहार पर मेरे लिए दूध की नहरें बहाई जाती हैं? मैंने पढ़ा ही नहीं प्रोफेसर, बल्कि देखा भी है, लेकिन के बाद आने वाला फिक्रा कम इल्मी की चुगली खाता है। प्रोफेसर नसार करमानी की बात काटते हुए कहा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे मानने वाले मुझसे भी पनाह मांगते हैं, मुझसे खैर और शर दोनों की तवक्का की जाती है। अगर आप इसी अंदाज की बातें करते रहे प्रोफेसर तो मुझे एक जाम और पीना पड़ेगा, लेकिन शराब ख़त्म हो गई है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक जाम तो बड़ी बात है, तुम्हें एक बूंद भी इस वक्त नहीं मिल सकती और मेरे जाम में थलचट है, लेकिन मैं तुम्हें वो पीने नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत तलख और जहर हो गई है। मेरे लबों से छूने वाली हर शय जहर जानलेवा जहर हो जाती है। ठीक है, तो फिर आप अपनी तलछट साफ करें तो ये महफिल बर्खास्त हो। तुम जाओ और मेरा बाहर निकलने का मूड नहीं है। होटल का ये कमरा मेरे लिए गोशा आफियत है। प्रोफेसर राहील के कमरे से निकलते हुए नसार करमानी सोच रहा था कि प्रोफेसर भी अजीबो गरीब आदमी है, जो भी करता है ना समझ आने वाली बात करता है। ये अलग बात है कि उसकी इल्मियत में कलाम नहीं, बहुत आलम फाजल आदमी है। अदब, तारीख, फ़लसफ़ा और मज़हब आलम पर उसकी गहरी निगाह है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान अपने बारे में बेतुकी हाँकने लगे। ये बात तो किसी सूरत हलक से नहीं उतरती कि वो सांप की औलाद है, लेकिन उस सिलसिले में प्रोफेसर जो दलाइल देता था वो बड़े वज़नी होते। फिर प्रोफेसर राहील की जिस्मानी साखत चुगली खाती है कि उसका कोई ना कोई तअल्लुक़ सांपों के कबीले से ज़रूर है। प्रोफेसर की आंखें कदरे गोल हैं और वह पलक झपकने पर कादर नहीं। दराज कद है लेकिन कोताही गर्दन।
وہ सांस लेते वक्त बिल्कुल सांप ही की तरह फुंकारता है और उसके लब बहुत पतले हैं, नीचे की लकीर जैसे लब पर बार बार जुबान फेरता है और जुबान उसकी दो शाखा तो नहीं, लेकिन जुबान के दरमियान एक कटाव सा है। उसके कान निस्बतन छोटे लेकिन खिलाफ मामूल नहीं। प्रोफेसर का कहना है कि वह सुनता कम और महसूस ज़्यादा करता है। नाक की सीध में चलना प्रोफेसर के बस की बात नहीं। एक दो कदम वो दाएं तरफ चलता है और फिर वो 4 कदम बाएं सिमत, और अगर उसके साथ फुटपाथ पर चलें तो चलते ही अंदाज़ा हो जाता है कि वह सीधा नहीं चल सकता। बेकौले प्रोफेसर बीन की आवाज़ उस पर वजह तारी कर देती है। वो 4 दिन भूखे रहना उसके लिए कोई मामूली बात नहीं। जिस जगह पर सांस लेना दुश्वार हो वहाँ प्रोफेसर हशाश बशाश रहता है, और कोई चीज़ चबाकर खाना प्रोफेसर के बस से बाहर था, क्योंकि उसकी दाढ़ें नहीं हैं, और यही वजह है कि वह ठोस ग़िज़ा खाने से अमूमन कतराता है। यही जिस्मानी खसूसियात प्रोफेसर की बात में वज़न पैदा करती थी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दावे को वह सांप है या सांप की औलाद है सच तस्लीम नहीं किया जा सकता। नसार करमानी सोचता हुआ अपने घर की सिमत बढ़ता रहा, और प्रोफेसर से उसकी दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन 2-4 मुलाकातों के बाद ही प्रोफेसर उसके आगे खुल गया। एक मुलाकात में प्रोफेसर ने उसे एक अजीबोगरीब वाक़या सुनाया, और मेरी उम्र उस वक़्त 8 साल की थी। प्रोफेसर ने ज़हन पर जोर देकर कहा, और मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में मदारी का तमाशा देखने के लिए रुक गया। मदारी न्योले और सांप की लड़ाई कराने वाला था। कहते हैं कि न्योला सांप को मार देता है। नसार करमानी ने पूछा। नहीं, सांप अजीम है, प्रोफेसर ने नागवारी से कहा, और फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला। मदारी ने जैसे ही न्योले की रस्सी दराज की, न्योला बजाय सांप के मुझ पर झपट पड़ा। मैं बच्चा था और मारे दहशत के मेरी चीख निकल गई। मदारी ने रस्सी खींच ली, लेकिन न्योला मुझ पर हमला करने के लिए जोर लगाने लगा। मदारी समझा कि शायद मैंने न्योले को छेड़ा होगा, क्योंकि मैं न्योले के करीब ही था, जबकि नाग फासले पर, और मैंने मदारी से लाख कहा कि मैं न्योले को मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन वो नहीं माना, और न्योले की हालत बुरी थी। वो बार बार मुझ पर झपट रहा था, और आखिर में तमाशा देखे बगैर ही मैं घर आ गया। उस दिन के बाद कई बार मुझ पर न्योलों ने हमले किए, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उस रात नसार करमानी ने एक डरावना ख्वाब देखा। वो अनगिनत सांपों के दरमियान घिरा हुआ है, और कुंडली मारे रेंगते, फुंकारते, जुबान निकालते और फिजा में उड़ते हुए सांप करमानी पर सख्ता सा तारी हो गया। वो चीखा और खुद को हरकत देना और सांपों के हल्के से निकलना चाहता था। उसकी जुबान, उसका जिस्म तो जैसे पत्थर का हो गया, और फिर उसने प्रोफेसर राहील को खरामा सांपों के हिसार की सिमत बढ़ते हुए देखा, और उसका जी चाहा कि वो प्रोफेसर को आवाज़ दे और उसे कहे कि इस अजाब से निजात दिलाए, लेकिन उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ। कहाँ है मेरी महबूबा? प्रोफेसर ने सांपों के हिसार के करीब पहुंचकर फूंकार जैसी आवाज़ में कहा, और तुम में कोई है जो उसे जानता हो? बोलो, कोई है? मैं तुम सब में आने के लिए सदियों से बेकरार हूँ, लेकिन अपनी महबूबा को इंसानुमा बेड़ियों के दरमियान छोड़कर मैं तुम्हें कैसे आ सकता हूँ? वो मेरी ही तरह सदियों से इंसानी जून में है। मैं सदियों से उसे तलाश कर रहा हूँ, मशरक़ मगरब, शमाल जनूब, और उसकी खुशबू सूंघता फिर रहा हूँ। हर हसीन औरत मुझे दूर से अपनी महबूबा मालूम होती है, और जब मैं उसके करीब पहुँचता हूँ तो उसके जिस्म में उठने वाली बू बता देती है कि वो मेरी महबूबा नहीं है, और फिर उसके पीकर हुस्न से दो चार हो जाता हूँ। प्रोफेसर की आवाज़ लम्हा बे लम्हा तेज़ होती जा रही थी, और करमानी के गिर्द मौजूद सांपों के हिसार में दरारें पड़ने लगी। सांपों की सरसराहट में प्रोफेसर की आवाज़ दब कर रह गई, और थोड़ी देर बाद ही सारे सांप सर उठाए प्रोफेसर के सामने जमा हो गए। सांपों का हल्का टूटते ही करमानी ने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। जुम्बश करना उसके बस में नहीं था, और कोशिश व बेसार के बाद वो फिर प्रोफेसर की तरफ मतवज्जा हो गया। प्रोफेसर कह रहा था कि मैं अपना असली रूप उस वक़्त तक इख्तियार नहीं करूँगा जब तक मेरी जान, मेरा ख्वाब, मेरी महबूबा मुझे मिल नहीं जाते। मुझे वो चौदनी का चाँद आज भी याद है, और हमने चांदनी में नहाते हुए इंसानी जून इख्तियार की थी। चाँद की 14 तारीख थी, 14, और मुझे सिर्फ 14 तारीख याद है। सुन, उस वक़्त मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी तलाश जारी है। मैं जन्म जन्म से उसे तलाश कर रहा हूँ, और जन्म जन्म तक
तलाश करता रहूँगा। मुझे यकीन है कि वो एक दिन मेरी बाहों में होगी और हम चांदनी में नहा रहे होंगे। ठंडी ठंडी मीठी मीठी चांदनी का गुस्ल हमें अब्दी सुकून बख्शेगा। हमारी सांसों में संदल की महक और बदन में गुलाबों की खुशबू भर देगा। चांदनी का लम्स हमें उन जज्बात से हमकिनार करेगा जो ज़िंदगी को तसलसल अता करते हैं, पैदाइश का नगमा सुनाते हैं। बसकर खामोश हो जा। और हिसार से एक सांप बाहर निकल आया। उसकी आवाज़ में जैसे सहर था और प्रोफेसर के लब एक दूसरे से प्यूसत हो गए और उसके चेहरे पर करबो रंज के रंग बिखर गए। तेरी बातों से झूठ की बू आती है और तू हर साल बाद मरने से कबल इसी अंदाज से कलमात कहता है ताकि तुझे देने वाला दूसरा जन्म दे और तू फिर मेरी बेटी की तलाश के नाम पर इंसानों के दरमियान गलच्छर उड़ाए और अपने हफ्ज़ की तकमील करे और अपनी रातों को रंगीन बनाए। ना ये झूठ है और झूठ मैं ऐसा नहीं हूँ, प्रोफेसर ने लड़ती हुई आवाज़ में कहा। और तुम्हें किसी ने बहकाया है। जिसने भी तुम्हें मेरे खिलाफ बहकाया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जुबान पर मुझे यकीन नहीं। और उमर रसीदा सांप ने कहा और उसकी गर्दन के लंबे लंबे बाल यूं हिल रहे थे जैसे वो लर्ज रहा हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरी बेटी की प्यास, उसकी लगन, उसकी चाहत और उसकी तमन्ना होती तो वो तुम तक ज़रूर पहुंच जाती। तुम्हारे दिल में खोट है, तुम्हारी वफा मजरू है, तुम्हारी नीयत के शीशे में बाल है। नहीं, मेरी लगन, मेरी चाहत, मेरी वफा और मेरी नीयत बेदाग है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे उसकी जुस्तजू, उसकी तलाश ना होती। प्रोफेसर राहील की आवाज़ भर्राई सी थी और यूँ लग रहा था जैसे एक एक लफ्ज़ कहते हुए उसे बड़े कर्ब से गुजरना पड़ रहा हो। और हिसार में मौजूद सारे छोटे बड़े सांप चांदनी में नहा गए और ठंडी हवा के फरस्त बख्श मुअत्तर झोंके पूरी फ़िज़ा में सहर सा तारी कर रहे थे। अब उठ भी जाएं और ये गहरी गहरी सांसें क्यों ले रहे हैं? नसार करमानी की बेगम ने उसे हिलाते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, क्या मुसीबत है? और नसार करमानी ने चौंक कर उठते हुए कहा, और तुमने तो हद कर दी है, सुकून से सोने भी नहीं देती। जब से प्रोफेसर राहील से आपकी दोस्ती हुई है आप ज़्यादा ही पीने लगे हैं। आलिया ने कहा, ये चीज़ क्या है प्रोफेसर राहील? बहुत ऊंची चीज़ है। कम वक्त मेरे असाब पर सवार हो गया है और मेरे ख्वाबों में भी आने लगा है। थोड़ी देर पहले मैं आलम ख्वाब में उसी के साथ था। आप पर भी प्रोफेसर का असर होने लगा है। सुना है वो भी बहकी बहकी बातें करता है। यूनिवर्सिटी की बाद लड़कियां तो उससे दहशतज़दा रहने लगी हैं। लड़कियों का क्या है, वो तो चूहे और छिपकली से भी दहशतज़दा हो जाती हैं। मैं तो कई ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो लाल बेग से भी दहशतज़दा हो जाती हैं, नसार करमानी ने कहा। और प्रोफेसर कोई जिन बोत तो नहीं, इंसान हैं। बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, बस कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है इसलिए बाद औकात बहक जाता है। बहकने का मतलब ये भी नहीं कि काटने को दौड़ता है। काटने को नहीं दौड़ता तो और क्या करता है? नौशीन कह रही थी कि वो खुद को सांप कहता है। तुम्हारी जो बहन है ना नौशीन, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा ही अक्लमंद है। मैंने उसे प्रोफेसर के आगे पीछे मंडलाते हुए भी देखा है और उसे खौफज़दा रहते हुए भी महसूस किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब वो प्रोफेसर को भूत समझती है तो उसके आगे पीछे आप भी अजीब बातें करते हैं। आलिया ने कदरे तुर्श लहजे में नसार की बात कथा करते हुए कहा, वो प्रोफेसर से ट्यूशन लेती है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि प्रोफेसर से ट्यूशन ले, मैं भी तारीख पढ़ाता हूँ। आप जैसी तारीख पढ़ाते हैं वो मैं जानती हूँ। ये कहते हुए आलिया जाने लगी तो नसार करमानी बोला, अगर तुम कहो तो मैं नौशीन को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो फौजिया जैसी दो शेदाओं को पढ़ाना पसंद है। आलिया नसार के लहजे में काट थी और वो शोहर का जवाब सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गई। प्रोफेसर राहील ने कलाई की घड़ी की तरफ निगाह डालते हुए इतलाई घंटी का बटन दबा दिया। वो वादे के मुताबिक ठीक 6 बजे शाम नौशीन के घर पहुंचा था और दरवाज़ा नौशीन ही ने खोला। मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं, प्रोफेसर ने नौशीन पर नज़र पड़ते ही कहा। नौशीन गुलाबी सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रोफेसर और नौशीन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज जिस मसले पर मैं बात करना चाहती हूँ वो हाकिमों की तारीख है। हाकिमों की तारीख? हाँ, नौशीन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, और हम उससे हटकर बात नहीं करेंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोर्स में तो कुछ जान भी नहीं है। और प्रोफेसर का लहजा अफसरदा सा था। जो कोर्स तलबा के लिए तरबियत दिया जाता है उसमें हाकिमों के मस्बत पहलुओं पर ज़्यादा रोशनी डाली जाती है। और ये मत भूलो कि नौशीन
कि मोरखीन ने तारीख हाकिमों के कहने पर ही लिखी है, मफतूहीन गरीबों की कोई तारीख ही नहीं। और मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नौशीन ने सोफे से उठते हुए कहा। और कुछ खाना पसंद करेंगे आप? नहीं, सिर्फ चाय चलेगी, प्रोफेसर ने नौशीन की तरफ गौर से देखते हुए कहा। वो समझ गया था कि नौशीन ने जानबूझकर उसे गुफ्तगू से रोक दिया है। वो खुद उस अंदाज की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहता था, लेकिन जब बात चल निकलती तो खुद को रोकना उसके बस की बात नहीं थी। कल भी ना चाहते हुए उसने बहुत कुछ कह दिया था। बात तारीख से शुरू होकर उसकी ज़ात तक पहुंच गई। दराड़ कबाइल के बारे में गुफ्तगू करते हुए नौशीन ने असम के जंगलात और नागा कबाइल की बात छेड़ दी। नागा कबाइल की बात पर करते हुए प्रोफेसर ने खुद को पहले नागा साबित करने की कोशिश की, और ये कोशिश उसे अपने असल मौजू की तरफ ले आई। उसने नौशीन की आंखों में झांकते हुए कहा था, क्या तुम यकीन कर सकती हो कि मैं नाग हूं? मैं फिलहाल इस बात का जवाब नहीं दे सकती, प्रोफेसर ने कहा, और एक दिन तुम इस सच्चाई को तस्लीम कर लोगी। चाय तैयार थी, इसलिए मैं जल्दी में ले आई, नौशीन ने छोटी मेज पर ट्रे रखते हुए कहा, और पहले चाय पी ली जाए, फिर गुफ्तगू होगी। आज शायद गुफ्तगू ना हो सके, प्रोफेसर ने चाय का कप उठाते हुए कहा, और जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और जो कुछ तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैंने कब कहा है कि आप झूठ बोलें? नौशीन ने कहा, और असल में मुझे मालूम तारीख मेरे मौजू है, और कबल मसीह की बेशतर तारीख भी मालूम तारीख ही है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कबल मसीह की तारीख से ना मेरा कोई तल्लुक है और ना मेरे कोरस का। आज अगर तुम मुझसे नहीं पढ़ोगी तो क्या हर्ज है? कोई नहीं, और मैंने कब इसरार किया है कि आज मुझे ज़रूर पढ़ाएं। नौशीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपका जी नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं चाय पीकर चला जाऊंगा। क्या आप सिर्फ पढ़ाने की हद तक मेरे पास बैठना पसंद करते हैं? तुम्हारे पास मैं आता ही पढ़ाने के लिए हूँ, प्रोफेसर ने उलझे उलझे अंदाज में नौशीन की तरफ देखते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कोई और बात भी कर लिया करो, अपनी तन्हाई, अपने दिल की बातें मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता। रही मेरी तन्हाई, सो उसे रहने ही दो तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि अब आप मेरे सामने दिल की बात कर सकते हैं। जब आप मुझसे दिल की बात करेंगे तो आपकी तन्हाई खत्म हो जाएगी, नौशीन ने ज़ेरे लब कहा। पता नहीं क्यों मुझे आपसे खौफ भी महसूस होता है, और दिल चाहता है कि आपकी बातें भी करती रहूं। क्यों खौफ महसूस होता है मुझसे? मैं नहीं जानती, नौशीन ने कहा, और ना ही जानना चाहती हूँ। आप मुझसे जो बातें करते हैं वो अमूमन मेरी समझ में नहीं आती, और फिर भी ना मालूम क्यों मैं उन्हें समझने की कोशिश करने की बजाय दरगुजर कर देती हूँ। कल जो कुछ आप कह रहे थे वो मेरे लिए दहशतनाक ही थी, लेकिन मुझ पर उस वक़्त तक ही दहशत तारी रही जब तक आप बोलते रहे, और जब आप चले गए तो मेरी वहशत ने हमदर्दी और मोहब्बत का रूप इख्तियार कर लिया। मैं बहुत देर तक आपके बारे में सोचती रही, और जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार मुयस्सर नहीं आता वो अजियत पसंद हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप भी अजियत पसंद हो गए हैं, और दूसरों को अजियत पहुंचाकर आपको तस्कीन मिलती है। उस तस्कीन ही की खातिर तुम्हारा ख्याल गलत है, प्रोफेसर राहील ने लंबी आह भरते हुए कहा, और तुम असल में मोहब्बत भरी आंखों से मेरी तरफ देखती रही हो, और हकीकत ये है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो सिरे से मेरे माँ बाप है ही नहीं। अगर वो मेरे माँ बाप होते तो मुझे बिलकता छोड़कर मर नहीं जाते। मेरी पैदाइश के वक़्त मेरी माँ, जिसे तुम माँ कह रही हो, मर गई, और वो बाप जिसे तुम मेरी पैदाइश का जिम्मेदार करार दे रही हो, अपनी बीवी की मौत के 1 घंटे बाद मर गया। तुम्हें यह सुनकर शायद हैरत हो कि मेरी पैदाइश के वक़्त मेरी माँ की उम्र 70 साल और मेरे बाप की उम्र 80 साल थी। नौशीन ने फंसी आवाज़ में कहा, अल्लाह की मर्जी के आगे हर बात मुमकिन है। बस फिर अल्लाह की मर्जी से मैं जिंदा रह गया, वरना कचरे का वो ढेर जहाँ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया इस काबिल नहीं था कि मैं जिंदा रह जाता। कचरे का ढेर? हाँ, प्रोफेसर ने गंभीर आवाज़ में कहा। वो जगह जहाँ सारे मोहल्ले के लोग अपने घर की गंदगी फेंकते थे। मेरी माँ ने मुझे उसी गंदगी पर जन्म दिया और खुद मर गई। एक सवाल करूं? क्यों नहीं 10 सवाल करो। ये सारी कहानी आप तक किसने पहुंचाई? मेरे उस मौसन ने जिसने मेरी परवरिश की, और प्रोफेसर ने अफसरदा लहजे में कहा। वो उस मोहल्ले का चौकीदार था और उसने मुझे उठाकर घर पहुंचाया
और फिर मेरी माँ को करीबी कब्रिस्तान में एक कब्र के हवाले कर दिया। मेरी माँ के पास से मिलने वाली चंद चीज़ों की मदद से वो मेरे ख़ानदान तक पहुँचा था। मेरे ख़ानदान के उनके किसी फर्द से उसने मेरा तज़किरा नहीं किया और सिर्फ उन्हें मेरी माँ के मरने की इत्तला दी थी। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी खातिर, प्रोफेसर ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझे अपने औलाद की तरह रखना और परवरिश करना चाहता था और उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर उसके घर कोई औलाद नहीं थी। वो मुझे खुदा की देन तस्वर करता और मुझे पाकर उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। कभी कभी उसे ये गुमान ज़रूर होता कि मैं किसी की जायज़ औलाद नहीं हूँ, लेकिन जब वो मेरे ख़ानदान तक पहुँचा तो उसे यकीन हो गया कि मैं नाजायज़ औलाद नहीं हूँ। उसने अपने यकीन की वजह मुझे कभी नहीं बताई, लेकिन मैंने वजह मालूम कर ली थी। जो कुछ आप कह रहे हैं यह है तो अजीब, लेकिन अनहोनी नहीं है, नौशीन ने कहा। और आपने ना मुझे अपने मौसन का नाम बताया और ना ही उस शहर का जहां आप पैदा हुए हैं। मैं उस वक्त 9 साल का था जब मैंने अपने मौसन और अपने शहर को छोड़ दिया। अगर मेरी वो माँ जिसने मेरी परवरिश की जिंदा रहती तो मुमकिन है कि मैं चंद साल मजीद अपने मौसन के पास रहता, लेकिन वो खातून मर गई। उसके मरते ही मेरे मौसन के लक्षण बिगड़ गए। वो बहुत कम हसीयत का मालिक था। अय्याशी और शराब ने बहुत जल्द उसकी कमर तोड़ दी। पहले चोरी, और उसने जिस मकान में वो मकान उसके किसी अजीज का था और वह शख्स पुलिस का आदमी था। बहरहाल अपने मौसन के गिरफ्तार होने से कबल ही मैं भाग निकला और घर से फरार होने का फैसला मैंने अचानक ही किया था। नौशीन ने कहा कि जब आप पहली बार मेरे घर आए थे, शायद उसी दिन मैंने महसूस किया था कि तुमने क्या महसूस किया था या क्या महसूस करती हो, ये तुम्हारा फेल है। प्रोफेसर ने नौशीन की बात कता करते हुए कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे खौफजदा रहती थी और मुमकिन है कि अब भी मुझे देखकर तुम्हें खौफ महसूस होता हो। अब मुझे आपसे खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे खौफजदा रहते हैं, बिलखसूस लड़कियाँ। और मैं उसके बारे में क्या कह सकती हूँ? तुम फौजिया को तो जानती हो? हाँ जानती हूँ, वो मेरी भी शागिर्द है। वो मुझसे ट्यूशन भी लेना चाहती है और उसके बावजूद। फौजिया की बात तो रहने ही दें। और नौशीन ने प्रोफेसर की बात कथा करते हुए कहा, वो तो वक्त गुजारने और जीवन साथी तलाश करने की गर्ज से पड़ रही है। जिस दिन उसे किसी ने पसंद कर लिया वो यूनिवर्सिटी के हदूद में नजर नहीं आएगी। वो बड़ी पाबंदी से यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन क्लास रूम में झांकना भी गवारा नहीं करती। और मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, नौशीन ने प्रोफेसर के करीब होते हुए कहा। और आपको देखकर बाद औकात मेरा दिल काबू से बाहर हो जाता है। एक अजीब सी ख्वाहिश दिल में मचलने लगती है। दिल चाहता है कि खुद को आप में जम कर लूं और तमाम जिंदगी हम एक दूसरे के साथ यूं ही। और ये कहते हुए नौशीन कुछ और प्रोफेसर के नजदीक हो गई। ये तुम क्या कर रही हो? दूर हटो। और राहील ने खुद को उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं प्रोफेसर। और नौशीन ने सिसकारी भरते हुए कहा, मैं अब तक अपनी फितरत के खिलाफ खुद को आपसे दूर रखती रही, आखिर आज मजबूर हो गई। आप मुझे नहीं जानते और मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत से दूर रहना गुनाह समझती हैं। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और कितने नौजवान मुझे पसंद करते हैं और मेरे करीब आना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके पाँव के करीब रहना चाहती हूँ। नौशीन जैसे अज़ियानी अंदाज में बोल रही थी और उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। नौशीन, नौशीन। प्रोफेसर ने नौशीन को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, और फिर उसी कोशिश में उसके हाथ भी बह गए और उसके लब लरजने लगे और उसकी आंखों में मस्तियाँ अटकेलियाँ करने लगीं। नौशीन, मैं। और प्रोफेसर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं सका और उसके लबों पर नौशीन ने मोहर लगा दी थी। राहील, मेरे राहील। और चंद लम्हे बाद नौशीन ने मखमूर सी आंखों से प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जल रही हूँ, मेरे अंदर की आग सी लगी हुई है, अब तुमसे दूर नहीं। और नौशीन, प्रोफेसर ने नौशीन से दूर हटते हुए कहा, बेमौसम बरसात अच्छी नहीं लगती, कच्चे फल कुछ जायका नहीं होते। मैं पका हुआ फल हूँ राहील, मुझे खाकर तो देखें, मैं बहुत। नौशीन। और प्रोफेसर ने नौशीन के तमतमाते हुए गाल पर थपकी देते हुए कहा, अब ज़्यादा फजूल बातें मत करो और मोहब्बत के मौजू पर अमली गुफ्तगू करने का मेरे ख्याल में अभी वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तब।
वक़्त तो गुजर रहा है राहील, वक़्त तो गुजर जाएगा। नहीं, वक़्त नहीं गुजरेगा। मैं और प्रोफेसर कुछ कहते कहते रुक गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और कल शायद मैं यहाँ ना आऊँ। क्यों नहीं आएंगे आप? और नशीन ने अपने सांसों के जेर बम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए पूछा। चौंके, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। प्रोफेसर ड्राइंग रूम से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था, तब नौशीन को जैसे होश आया और उसने चौंक कर ड्राइंग रूम का जायजा लेते हुए सोचा कि इससे पहले तो उन्होंने ये कहकर पढ़ाने से इनकार कर दिया था कि तुम मुझसे बेवजह डरती हो और इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। नसार भाई ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ाने पर आमादा किया था। अब अगर प्रोफेसर ने इनकार कर दिया तो नौशीन इसे ज़्यादा नहीं सोच सकी और उसका सर चकराने लगा और वह सोफे पर बैठी की बैठी रह गई। शोबे आसार कदीमा के इंचार्ज अशोक मेहता ने नसार करमानी और सरवर नदीम को अपने घर मदऊ किया था। इससे कबल भी वो उनके साथ कई मुलाकातें कर चुका था। आज की मीटिंग का मकसद भी प्रोफेसर के बारे में गौर करना था। अशोक मेहता का ख्याल था कि प्रोफेसर राहील से आसार कदीमा की तलाश में मदद ली जा सकती है। जिस दिन से प्रोफेसर ने उनके सामने ये कहा था कि बाद औक़ात उसे यूँ महसूस होता है जैसे वो ज़मीन के अंदर झांक सकता है, 20-30 फुट अंदर मौजूद चीज़ों को वो देख सकता है, तो उसे अजीब सा लगा था। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर 20-30 फुट तक आप देख सकते हैं? अशोक मेहता ने पूछा था। मैंने तजर्बा किया है। तजर्बा कैसे? एक बड़ा सा पत्थर मुझे ज़मीन की गहराई में नजर आया। मैंने उस जगह को निगाह में रख लिया और फिर एक मजदूर से मैंने वहाँ गड्ढा खुदवाया तो वह पत्थर निकल आया। पत्थर निकालने के बाद जब मैंने गड्ढे की गहराई नापी तो पता चला कि पत्थर सीधा ज़मीन से 19 फुट अंदर था। ये कब की बात है? अशोक मेहता ने पूछा। गुज़श्ता माह की चांद की 14 तारीख थी और मैं चांदनी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अपने कमरे से निकल आया था और फिर अचानक ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ और मुझे ज़मीन की तह में छुपी हुई चीज़ें नज़र आ रही थीं। अजीब बात है, अशोक मेहता ने कहा और यकीन करने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं इसलिए मान लेता हूँ। उस गुफ्तगू के बाद ही प्रोफेसर राहील की ज़ात में अशोक मेहता ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। उसने प्रोफेसर के करीबी दोस्तों से रब्ता किया और उनसे उसकी ज़ात के बारे में गुफ्तगू की। मुख्तलिफ लोगों ने प्रोफेसर के बारे में मुख्तलिफ बातें की। नसार करमानी और सरवर नदीम ने प्रोफेसर के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमाती बातें की थीं। उस गुफ्तगू के बाद अशोक मेहता ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि यही दोनों प्रोफेसर के ज़्यादा करीब हैं। इतलाई घंटी की आवाज़ ने अशोक मेहता के ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। उसने दरवाज़ा खोला और सामने नसार करमानी खड़ा था। आप 15 मिनट ताख़ीर से पहुँचे। शुक्र कीजिए पहुँच गया, नसार करमानी ने दरवाजे में से दाखिल होते हुए कहा। सरवर नदीम तो अभी तक नहीं आए। वो दानश्वर हैं, इसलिए देर से आना उनकी आदत है। खैर, आप यहाँ ड्राइंग रूम में बैठें और मैं चाय का बंदोबस्त करके आता हूँ और मुमकिन है कि चाय आने तक सरवर नदीम भी आ जाएं। अशोक मेहता ने कहा और फिर मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए। अशोक की वापसी में ज़्यादा देर नहीं लगी। प्रोफेसर के बारे में हमने हर पहलू पर तो बात कर ली थी, नसार करमानी ने अशोक मेहता के बैठने के बाद कहा, और ये तय पाया था कि प्रोफेसर के इल्म में लाए बगैर काम कर लिया जाए। मैंने उसके बारे में गौर किया है। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर को बताए बिना काम लेना कोई अच्छी बात नहीं। ये तो मैंने आखिरी मुलाकात में खुद आपसे कहा था, लेकिन आप मिस्र थे कि बता देने से पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। मेरा ख्याल अब भी यही है, अशोक मेहता ने पुरख्याल अंदाज में कहा। बताना ठीक नहीं, लेकिन मैं मजबूरन बात आने की बात कर रहा हूँ। क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि प्रोफेसर की शख्सियत अब राज नहीं रही। उनकी शोहरत उस मुल्क से बाहर पहुँच गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। 2 दिन पहले मेरे पास एक खत मिस्र से आया है। लाहौर वाले खत का जिक्र मैं कर चुका हूँ। लाहौर वाले दोस्त को तो मैंने खत लिख दिया था कि प्रोफेसर राहील खबती है, लेकिन इस अंदाज का जवाब मैं मिस्र में बैठे हुए प्रोफेसर मार्टन को नहीं दे सकता, क्योंकि वह चंद दिनों बाद यहाँ पहुँचने वाला है। ये प्रोफेसर मार्टन कौन है? तो वह माहिर आसार कदीमा, लेकिन उसकी शोहरत अच्छी नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के तहजीबी आसार चुराने और बेचने में उसका कोई सानी नहीं। मिस्र, इराक, ईरान
और हिंदुस्तान की कई कदीम तरीन चीज़ें उसने बरतानिया और अमेरिका में पहुंचाई हैं। ये मुल्क कैसे हैं और जो दूसरों की तहजीबी आसार खरीद कर अपने अजायब घरों में ले जाते हैं। इस बहस में पढ़ना फजूल है, इसलिए कि ये हमारा मसला नहीं। खैर, ये बताइए कि क्या प्रोफेसर मार्टन सिर्फ प्रोफेसर राहील से मिलने यहाँ आ रहा है? मेरा ख्याल यही है। हालांकि उसने लिखा है कि वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के दरमियान चंद माह गुजारना चाहता है। वादी सिंध की तहजीब पर जो मकाला वो लिख रहा है, उसे वो यहाँ बैठकर ही मुकम्मल करने का इरादा रखता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब उसने झूठ लिखा है। प्रोफेसर राहील में उसकी दिलचस्पी का सबब, वो बहुत चालाक, ज़हीन और साजिशी ज़हन का आदमी है। मैं उससे लंदन में मिला था। दरियाए नील के किनारे किनारे परवान चढ़ने और मादूम होने वाली तहजीबों पर उसकी गहरी नज़र है, और वादी सिंध की तहजीब के बारे में भी मार्टन वो कुछ जानता है जिसकी हमें हवा भी नहीं लगी। और यहाँ भी वो 3-4 साल का अरसा मुख्तलिफ औकात में गुजार चुका है। प्रोफेसर की शोहरत उस तक कैसे पहुँच गई, ये कोई गौर तलब बात नहीं। प्रोफेसर मार्टन के कई दोस्त शागिर्द यहाँ हैं और उन्हें में से किसी ने एक ने इतला दी होगी। मालूम नहीं कि वो क्या कुछ जानता है प्रोफेसर के बारे में, और जो कुछ हम जानते हैं मेरा ख्याल है कि वो सब प्रोफेसर मार्टन के इल्म में भी आ चुका है। अशोक मेहता ने गंभीर लहजे में कहा। मेरी परेशानी की वजह ये नहीं कि वो प्रोफेसर के बारे में क्या कुछ जानता है या कैसे जानता है। मेरी परेशानी ये है कि कहीं वो प्रोफेसर को अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे।